हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज शुरू करते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी हम बात कर चुके थे डायरेक्ट टैक्स के वक्त कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, दूसरे पर्सन से वसूल करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है। तो ये टेबल हमने डायरेक्ट टैक्स में भी पढ़ी थी, एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली पर्सन पर लगता है और जिस पर्सन पे लगा है वो अपनी ओन पॉकेट से गवर्नमेंट को पे करेगा। तो टैक्स बर्डन सेम पर्सन पर पड़ा, जिस पर्सन की इनकम है उसको अपनी ओन पॉकेट से टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में जिस पर्सन पर बर्डन पड़ा वो टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करता है, दूसरा कोई पर्सन उससे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता है। जैसे सेलर ने गुड सेल किया बायर को, सेलर बायर से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। तो सेलर ने बायर से टैक्स चार्ज किया, वैल्यू ऑफ गुड्स पर टैक्स चार्ज किया, बर्डन तो पड़ा बायर पर, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट कराने के लिए लायबल पर्सन सेलर है। तो अनोदर पर्सन से सेलर टैक्स वसूल करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा रहा है। इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन अनोदर पर्सन पर शिफ्ट हो जाता है। नेचर ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका इनकम टैक्स बढ़ता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है, अमीर हो चाहे गरीब हो, सारे पर्सन्स पर इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन सेम पड़ता है। जैसे आपने बिस्किट खरीदा या चिप्स का पैकेट खरीदा, तो कोई रिच पर्सन खरीदे या पुअर पर्सन खरीदे, टैक्स का बर्डन दोनों पर सेम पड़ता है। इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स पार्शलिटी नहीं करता है, लेकिन रिच पर्सन पे भी रिच पर्सन टैक्स दे रहा है, सेम वे में पुअर पर्सन पे भी टैक्स का बर्डन पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर है, हिंदी में बोले तो दमनकारी है, गरीबों का दमन करता है, रिग्रेसिव नेचर का है। और डायरेक्ट टैक्स इनकम और प्रॉपर्टी पर लगता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स सेल परचेज पर, कंजम्पशन पर। और जीएसटी में पढ़ेंगे हम एक वर्ड, सप्लाई। गुड्स और सर्विस की सप्लाई पर जीएसटी लगता है और कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। तो ये बेसिक बातें वैसे हम पढ़ चुके थे डायरेक्ट टैक्स जब हमने शुरू किया था, इसलिए इस पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपना इनडायरेक्ट टैक्स वाला पोर्शन। मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्टेजेस होती हैं सप्लाई की। फॉर एग्जांपल अगर गुड्स की बात करें तो मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर होलसेलर को गुड्स की सप्लाई करता है, होलसेलर फिर आगे रिटेलर को, और रिटेलर आगे फिर कस्टमर को गुड्स की सप्लाई करता है। हम इसमें देखेंगे जीएसटी मल्टी स्टेज टैक्स है, हर स्टेज पे टैक्स लगेगा। जीएसटी मल्टी स्टेज टैक्स है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर को मान लीजिए 100 रुपीज़ पर गुड्स सेल कर रहा है, ये हम सप्लाई ऑफ गुड्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स, ऐसे बोला जाता है कि जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है। सप्लाई करते हैं चाहे गुड्स की चाहे सर्विस की, जीएसटी लगता है। तो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को 100 रुपीस वैल्यू का गुड्स सप्लाई किया, हम टैक्स रेट एज्यूम करते हैं 18%, तो 18% टैक्स चार्ज किया। इनवॉइस बना 118 का, फिर
रिटेलर ने होलसेलर ने रिटेलर को सेल किया, होलसेलर ने रिटेलर को सेल किया 150 में, ये 50 रुपया इसने ऐड किया। उसने होलसेलर ने खरीदा कितने में था? 100 में, रिटेलर को सेल कर रहा है 150 में। ये 50 रुपया क्या है? ये 50 रुपया है वैल्यू एडिशन। ये वैल्यू एडिशन होलसेलर क्यों कर रहा है? अपने एक्सपेंसेस और प्रॉफिट मार्जिन को कवर करने के लिए। ठीक है, तो अब होलसेलर रिटेलर को सेल कर रहा है 150 में, वो भी रिटेलर से 18% टैक्स चार्ज कर रहा है सपोज, तो 150 का 18% कितना हुआ? 27। तो इनवॉइस बना 177 का। फिर रिटेलर ने कस्टमर को सेल किया सपोज 180 में, 180 में सेल किया। इस पर अगेन मान लेता हूं मैं टैक्स रेट है 18%, तो 32.40 टोटल हो गया 212.40। ठीक है, तो ये एक चेन है, आगे से आगे सप्लाई होती जा रही है। अब इसमें हम समझते हैं कि हर कोई अपना आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का हिसाब रखे। आउटपुट टैक्स क्या होता है? जो सेल पर लगता है। सेल को हम यहां पर सेल वर्ड नहीं बोलेंगे, सेल को हम बोलेंगे आउटवर्ड सप्लाई, और परचेस को बोलेंगे हम इनवर्ड सप्लाई। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर ने आउटवर्ड सप्लाई की 18 रुपीज टैक्स कलेक्ट किया। ये मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को 18 रुपीज टैक्स डिपॉजिट कराएगा होलसेलर से कलेक्ट करके। तो मैन्युफैक्चरर है पर्सन लायबल टू पे टैक्स, 18 रुपीज गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर पे करेगा। फिर होलसेल और मैन्युफैक्चरर अपने एंगल से देखे, ये 18 रुपीज उसका आउटपुट टैक्स था, और उसने खुद किसी से मान लेते हैं हम कुछ परचेस नहीं किया है, इसका इनपुट टैक्स कितना हुआ? परचेस इसकी कुछ नहीं है, फर्स्ट टाइम इसी ने ही गुड्स मैन्युफैक्चरर किया है, मान लेते हैं हम फर्स्ट टाइम, तो ऐसे ही स्टार्ट होगा ट्रांजैक्शन। तो इसका आउटपुट टैक्स 18 और इनपुट टैक्स 0, तो गवर्नमेंट को ये कितना पे करेगा? 18। अब होलसेलर के लिए समझते हैं, होलसेलर ने अपना आउटवर्ड सप्लाई का बिल इशू किया, उसमें टैक्स कितना लगा हुआ है? 27। तो होलसेलर के एंगल से देखते हैं, उसका आउटपुट टैक्स है 27, और होलसेलर ने जब इनवर्ड सप्लाई ली थी, मतलब परचेस, तब परचेस पर उसके टैक्स कितना लग कर आया था? 18 की उसे क्रेडिट मिल जाएगी, 18 की उसे क्रेडिट मिल जाएगी, तो उसे इंक्रीमेंटल टैक्स का ही पेमेंट करना पड़ेगा। कितना हुआ? 9 रुपीस। अब गवर्नमेंट को ये डिपॉजिट करवा देगा 9 रुपीस। अब रिटेलर के एंगल से बात करते हैं। रिटेलर ने कस्टमर को सेल किया, और आउटवर्ड सप्लाई जो की, उसमें टैक्स कितना लगाया? 32.40। तो 32.40 ये इसका आउटपुट टैक्स है। इसमें से इसका इनपुट टैक्स लेस कर देंगे, मतलब इनवर्ट सप्लाई, मतलब परचेस पर जो टैक्स लगकर आया उसकी उसे क्रेडिट मिल जाएगी, तो वो डिफरेंस का ही टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। तो कितना? 5.4। ठीक है, अब अल्टीमेट कंज्यूमर पर टैक्स कितना, टैक्स का बर्डन कितना पड़ा? 32.40। और कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर पर ही पड़ता है। तो हम चेक करेंगे, अल्टीमेट कंज्यूमर पर बर्डन 32.40 पड़ा।
गवर्नमेंट को टैक्स अलग अलग लोगों से कैसे मिलेगा? मैन्युफैक्चरर 18 रुपीज देगा गवर्नमेंट को, होलसेलर 9 रुपीज देगा और रिटेलर गवर्नमेंट को पे करेगा 5.40। टोटल करें तो 32.40 बनता है। ठीक है, तो टैक्स का जो बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर पर पड़ा, लेकिन ये टैक्स अलग अलग लोगों ने गवर्नमेंट को पे किया। ठीक है, तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट कि टैक्स दूसरे से चार्ज करना है, लेकिन अपनी परचेस पर जो टैक्स लग के आया उसकी क्रेडिट मिल जाएगी। जो ये क्रेडिट लेस हुई है यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये जो इनपुट टैक्स हमने लेस किया इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हर स्टेज पर एवरी पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है और डिफरेंशियल टैक्स ही गवर्नमेंट को पे करता है। अब ये जो जीएसटी है वो वैल्यू एडेड टैक्स कहलाता है, जो वैल्यू एडिशन पर लगता है। तो हम देखते हैं कि वैल्यू एडिशन कैसे कैसे हुआ। मैन्युफैक्चरर ने वैल्यू एडिशन कितना किया था? 100। होलसेलर ने वैल्यू एडिशन कितना किया? 100 का माल 150 में बेचा, तो होलसेलर ने वैल्यू एडिशन कितना किया? 50। रिटेलर ने 150 रुपए में लेकर 180 में बेचा, तो उसने वैल्यू एडिशन कितना किया? 30। ठीक है, टैक्स रेट हमने क्या एज्यूम की थी? 18%। तो कैलकुलेशन करते हैं, 100 वैल्यू एडिशन है मैन्युफैक्चरर का, इस पर 18%। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने अपने वैल्यू एडिशन पर टैक्स पे किया, हर कोई अपने अपने वैल्यू एडिशन पर टैक्स पे करेगा। होलसेलर ने वैल्यू एडिशन कितना किया था? 50 का, 50 पर 18% कितना बनता है? 9 रुपीज। 50 रुपए का 18%। हर कोई जो अपने तरफ से वैल्यू एडिशन करेगा उस पर टैक्स देना होता है, इसलिए हम बोलते हैं जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है। हर कोई अपने अपने तरफ से जो वैल्यू एडिशन करेगा अपनी तरफ से उतना ही टैक्स डिपॉजिट कराने के लिए लायबल माना जाएगा। रिटेलर ने कितना वैल्यू एडिशन किया? 30 का, तो 30 का 18%, 5.4। ठीक है, तो ये देख लीजिए, हर कोई अपने अपने वैल्यू एडिशन पर टैक्स दे रहा है। तो जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है। मल्टी स्टेज टैक्सेशन सिस्टम फॉलो होता है जीएसटी में। हर स्टेज पर टैक्स लगेगा, हर सक्सीडिंग स्टेज पर टैक्स लगेगा और प्रीसीडिंग स्टेज पर लगे हुए टैक्स की क्रेडिट मिल जाएगी। और डिफरेंस इंक्रीमेंटल टैक्स या हम कहें डिफरेंशियल टैक्स ही पे करना रहता है। जीएसटी आने से पहले क्या होता था समझते हैं। मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चरिंग करने पर एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ता था, और जब बाद में वो अपने ही मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बेचता था तब अगर सेम स्टेट में बेचता था तो वेट, और अगर दूसरे स्टेट में बेचता था तो सेंट्रल सेल टैक्स CST लगता था, सेंट्रल सेल टैक्स। तो पहले सेल टैक्स जो होता था वो कैसे होता था? अगर आप सेम स्टेट में सेल करते थे तो वेट लगता था, दूसरे स्टेट में सेल करते तो सेंट्रल सेल टैक्स लगता था। तो समझते हैं मैन्युफैक्चरर के एंगल से। पहले टैक्सेशन सिस्टम में कास्केडिंग हो जाती थी। कास्केडिंग का मतलब टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पर भी टैक्स लग जाता था। कैसे?
तो समझते हैं ओल्ड सिस्टम क्या हुआ करता था। मान लेते हैं वैल्यू ऑफ गुड्स को मैं हमेशा वीजी लिखूंगा 100 रुपीज। पहले मैन्युफैक्चरर को एक्साइज ड्यूटी अपने कस्टमर से चार्ज करनी पड़ती थी, तो वो भी इनडायरेक्ट टैक्स ही था, तो बिल में जोड़ के कस्टमर से ही चार्ज किया जाता था। तो एक्साइज ड्यूटी की रेट हुआ करती थी 12.36%। तो 100 का 12.36 इतना हो गया, टोटल हुआ 112.36। फिर इस पे वैट लगता था, इस पे वैट और लगता था। मैं मान रहा हूं सेम स्टेट में सेल किया, दूसरे स्टेट में सेल करता तो CST सेंट्रल सेल टैक्स लगता। मैं मान रहा हूं सेम स्टेट में सेल किया तो वैट लगता था, और वैट 14.50। वैट में अलग अलग रेट्स होती थी, लेकिन मैक्सिमम गुड्स पे 14.50 था। तो अब ये किस पे लगता था? ये इस वैल्यू पे लगता था। तो 112.36 इंटू 14.5%, तो ये हो जाता था 16.29। मैं 2 डिजिट तक ही ले रहा हूं। तो अल्टीमेटली कस्टमर को इतना पे करना पड़ जाता था, अल्टीमेटली कस्टमर को इतना पे करना पड़ जाता था। 100 रुपए का, 100 रुपए के लिए कितना पे करना पड़ता था? 128 रुपए 65 पैसे। अभी तो एक एग्जाम्पल है, आगे वैट में भी यही होता था, क्रेडिट मिलती थी, और एक्साइज में भी क्रेडिट मिलती थी। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल लेवल का टैक्स था, वैट स्टेट लेवल का टैक्स। अब जीएसटी में क्या हुआ? जीएसटी में वैल्यू ऑफ गुड्स 100 और एक्साइज ड्यूटी और वैट के बजाय एक ही टैक्स लगेगा, जीएसटी 18%, 118 रुपए कस्टमर को पे करना रहेगा। तो कहा जाता है जीएसटी आने के बाद इन्फ्लेशन कम हुआ है, अल्टीमेट कंज्यूमर को कम पे करना पड़ता है। लेकिन जब जीएसटी शुरुआत में आया, मैन्युफैक्चरर ने सिर्फ अपने एंगल से सोचा, और जो आगे होलसेलर रिटेलर्स को सेल करते हैं उन्होंने अपने एंगल से सोचा। कैसे? मैन्युफैक्चरर सोचता कि मैं पहले एक्साइज ड्यूटी पे करता था तो इतना पे करता था, और अब मुझे जीएसटी 18% देना पड़ रहा है। पहले एक्साइज ड्यूटी 12.36 ही देता था मैं, और अब तो 18% देना पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, और बाद में मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को बेच देता, होलसेलर जब आगे रिटेलर को बेचता, तो रिटेलर अपने हिसाब से सोचता, अपने एंगल से, कि पहले तो मुझ पे टैक्स रेट 14.50 थी, अब 18 हो गई। ठीक है, तो हर किसी के माइंड में ये आया कि टैक्स तो बढ़ गया, लेकिन मेरे हिसाब से ओवरऑल नहीं बढ़ा। यहां पर अल्टीमेट कंज्यूमर पर बर्डन कितना पड़ा? 28.65, और यहां पर अल्टीमेट कंज्यूमर पर बर्डन 18 रुपीस ही पड़ा। तो जीएसटी आना कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल है, और हर स्टेज पर लगे हुए टैक्स की क्रेडिट आपको मिल जाती है, तो आपको तो डिफरेंस का ही पे करना रहता है। जैसे यहां पर 18, ये तो आपका आउटपुट टैक्स है, यह आपकी आउटवर्ड सप्लाई पर लगा,
लेकिन इनवर्ट सप्लाई मतलब परचेस पर जो टैक्स लग कर आया है उसकी आपको क्रेडिट भी तो मिल जाएगी, और वो क्रेडिट यूज कर लोगे तो फिर नेट टैक्स का पेमेंट कम ही बनेगा। तो जीएसटी सबके लिए बेनिफिशियल था। अब पढ़ते हैं जीएसटी या हम कहें इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स। जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम क्या है? इसमें टैक्स का बर्डन दूसरे पर्सन पर शिफ्ट हो जाता है। दूसरे पर्सन पर टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर लेते हैं, दूसरे पर्सन से वसूल करके गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में तो अपनी ओन पॉकेट से पे करना पड़ता है, नहीं डायरेक्ट टैक्स में अपनी ओन पॉकेट से पे करना पड़ता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में दूसरे से वसूल करके गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर के होते हैं, रिच और पुअर पर्सन में डिफरेंशिएशन नहीं करते, सबको सेम वे में टैक्स देना पड़ता है। पुअर पर्सन पर भी टैक्स का बर्डन सेम वे में पड़ता है जैसे किसी रिच पर्सन पर। जैसे कई लोग बोलते हैं, जैसे कोई आपको बोल दे कि आप तो टैक्स पेमेंट करते ही नहीं हो, कोई आपको बोल दे आप टैक्स थोड़ा ना पे करते हो, तो उसको समझाना पूरी हर कोई दुनिया में टैक्स पे करता है, इंडिया में तो हर कोई टैक्स पे कर रहा है। ठीक है। इवन एक बहुत गरीब पर्सन है, वो भी मार्केट से कुछ परचेस करेगा तो उस पर भी टैक्स का बर्डन पड़ेगा, तो वो पर्सन भी टैक्स का पेमेंट कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का बेस जो है बहुत लार्ज है, उसका स्कोप बहुत वाइड है। इनकम टैक्स को क्या है, जो रिच पर्सन है, ज़्यादा रिच हैं, उनको देना पड़ता है, और जो पुअर हैं उनके बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है तो वो इनकम टैक्स पे ही नहीं करते। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो हर किसी पर बर्डन पड़ रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स को कंजम्पशन टैक्स कहा जाता है। कंजम्पशन टैक्स ये भी हम एक एग्जाम्पल से डिटेल में समझेंगे। और इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट के लिए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। गवर्नमेंट जितने भी टाइप के टैक्सेस लगाती है, जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा भी, उसमें हम देखें तो इनडायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन मोर देन 50% है। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। और जैसा मैंने अभी बोला, आप मार्केट से कुछ परचेस करने गए, आपने पेमेंट किया गुड्स या सर्विस का, आपको लगा ही नहीं कि आपने टैक्स पे किया। आप क्या सोच रहे हो, वो आपने जो पे किया है वो टुवर्ड्स गुड्स और सर्विस की वैल्यू के लिए किया है। ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने एक्सेल एकेडमी में फीस का पेमेंट किया, उसमें टैक्स शामिल था, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि आपने तो फीस का ही पेमेंट किया है, आप पर टैक्स का बर्डन पड़ा ही नहीं, आपको ऐसा फील हो रहा है, जबकि उसमें टैक्स भी शामिल है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसको टैक्स डायरेक्ट पिंच नहीं करता। वो सोचता है मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ वो टुवर्ड्स वैल्यू ऑफ गुड्स या वैल्यू ऑफ सर्विस के लिए कर रहा हूँ। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि वो प्राइसेस में इनबिल्ट करके कस्टमर से चार्ज किया जाता है। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशनरी नेचर के होते हैं, बट इनका वाइडर टैक्स बेस होता है। डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कम है और इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स तो जो रिच पर्सन है वो दे रहे हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी को देना पड़ रहा है। और पुअर पर्सन के लिए भी कम पेमेंट, पुअर पर्सन पे भी कम इफेक्ट नहीं आ रहा है, उसको भी सेम वे में उतना ही टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा है जैसे कोई रिच पर्सन पे करे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स लगाकर गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर को प्रमोट कर सकती है। कैसे? जो सिन गुड्स हैं या हम कहें जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एल्कोहलिक लिकर, एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स और तंबाकू वगैरह,
इन पर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स इम्पोज करती है ताकि इनका कंजम्पशन कम हो जाए। कंजम्पशन कम हो जाएगा तो सोशल वेलफेयर प्रमोट होगा और जो इसेंशियल कमोडिटीज और सर्विसेज हैं उस पर टैक्स रेट कम रखी जाती है। ठीक है, जैसे मेडिसिन वगैरह पर 5%। तो इस तरीके से सोशल वेलफेयर को प्रमोट किया जाता है। अब बात करते हैं, काफी लोग सोचते हैं कि इंडिया शायद फर्स्ट कंट्री है जहां पर जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ। जीएसटी इंप्लीमेंट कब से हुआ? 2017 से, 1 जुलाई 2017 से। लेकिन इंडिया फर्स्ट कंट्री नहीं है। फर्स्ट कंट्री है फ्रांस, और फ्रांस में तो 1954 से ही जीएसटी इंपोज कर दिया गया था। और एट प्रेजेंट 160 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज जीएसटी इंप्लीमेंट कर चुकी हैं। इंडिया में सबसे पहले जीएसटी की बात सबसे पहले किसने की? ईयर 2000 में प्राइम मिनिस्टर ने जीएसटी का कंसेप्ट डिस्कस किया और एक कमेटी बना दी मॉडल जीएसटी बनाने के लिए। और 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने केलकर टास्क फोर्स, एक कमेटी बनाई, केलकर टास्क फोर्स अंडर विजय केलकर। ठीक है, इनके अध्यक्ष थे विजय केलकर। तो केलकर टास्क फोर्स बनाया गया 2003 में, और 2004 में इन्होंने रिकमेंड किया कि ऑल इंडिया लेवल बेसिस पर जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया जाए। 2003 में केलकर टास्क फोर्स बनाया गया और 2004 में इन्होंने अपनी सिफारिश दे दी कि पूरे इंडिया में जीएसटी लगाया जाए। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने बात की 2000 में। 2003 में केलकर टास्क फोर्स बनाया गया और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन 2004 में दे दी। उसके बाद 2007-8 का जब बजट पेश किया, तब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उन्होंने बजट पेश करते वक्त अनाउंसमेंट किया कि पूरे इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 इम्प्लीमेंटेशन डेट फिक्स कर दी। कब? जब उन्होंने 2007-8 का बजट पेश किया, और उसके बाद बार बार डेट एक्सटेंड होती गई। हर साल बजट आता और उसमें बोलते कि 1 साल बाद इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर दूसरे साल फिर बजट आता, फिर बोलते 1 साल बाद इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की डेट बार बार टलती रही। फिर 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट, मतलब मोदी गवर्नमेंट आई, उन्होंने फील किया कि जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो पता पड़ा कि इसके लिए तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना आसान नहीं है। तो 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट बिल पास किया। कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल 2014 में पेश किया 19 दिसंबर 2014 को, कि हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए बिल लेकर आ रहे हैं। ये बिल 6 मई 2015 को लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में पास होने में देरी हो गई। 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पास हुआ। 6 मई 2015 लोकसभा में पास हुआ और 3 अगस्त 2016, मतलब 1 साल से भी ज़्यादा टाइम लग गया राज्यसभा में पास होने में। ऐसा क्यों?
देखिए, लोकसभा में तो बीजेपी की मेजॉरिटी थी, तो वहां तो फटाफट पास हो गया। लेकिन एट दैट टाइम राज्यसभा में बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं थी, तो वहां पर खूब अपोजिशन के बाद 3 अगस्त 2016 को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अमेंडमेंट बिल पास हुआ। और जब कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट बिल को मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स ने रेटिफाई कर दिया, मतलब अप्रूव कर दिया, तब ये बिल जो था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इसको प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल गई 8 सितंबर 2016 को। और प्रेसिडेंशियल एसेंट मिलने के बाद क्या हो जाता है? बिल एक्ट बन जाता है। प्रेसिडेंशियल एसेंट जब मिलती है बिल को तो वो एक्ट बन जाता है। तो जब बिल था उसकी नंबरिंग थी कि वो 122वां अमेंडमेंट बिल है, लेकिन एक्ट बनते वक्त उसकी नंबरिंग चेंज हो गई 101वां अमेंडमेंट एक्ट। कारण सारे बिल पास होकर एक्ट नहीं बन पाते। तो जब बिल था उसका नंबरिंग क्या था? 122वां अमेंडमेंट बिल। और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बना तो उसकी नंबरिंग हो गई 101। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो गया कि यस, इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाए, तो रास्ता खुल गया कि यस, अब इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो सबसे खास कि जीएसटी लाने के लिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन तक में अमेंडमेंट करना पड़ा। फिर 27 मार्च 2017 को अब पास हो रहे हैं जीएसटी से रिलेटेड बिल। तो सेंट्रल जीएसटी लेजिस्लेशंस लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए गए। पहला सेंट्रल जीएसटी बिल, फिर इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल, फिर यूटी जीएसटी बिल, फिर जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स बिल। ये जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स बिल्स का क्या माजरा है? ये क्यों बनाया गया? वो इसका पर्पस समझते हैं। ये बहुत ही लिमिटेड गुड्स सर्विसेज पर लगाया जा सकता है, और इससे जो कलेक्शन आएगा उसका यूज सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। किसके लिए करेगी? कि जीएसटी इंप्लीमेंट करने से जिस स्टेट को लॉस हुआ उस स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेशन देगी। तो उसके लिए पास किया गया, उसके लिए बनाया गया जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स बिल 2017। ये तो इंट्रोड्यूस कहाँ हुए थे? लोकसभा में। लोकसभा में ये सब बिल पास हो गए 29 मार्च 2017 को, और इनको प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल गई 12 अप्रैल 2017 को। प्रेसिडेंशियल एसेंट मिलने के बाद अगेन क्या होता है? वो एक्ट बन जाते हैं। तो पहले तो ये सब बिल थे, अब ये इनेक्टेड हो गए, मतलब एक्ट बन गए। तो ये तो सेंट्रल लेवल पे काम हुआ। ये सारे कानून किसने पास किए? सेंटर ने। ये सारे कानून सेंटर ने पास किए। अब क्या स्टेट्स को भी कुछ करना था क्या? स्टेट्स को अपने अपने स्टेट के लिए स्टेट जीएसटी एक्ट पास करना था। SGST एक्ट पास करना था। तो वो कैसे हुआ? अभी तक तो सेंट्रल लेवल के एक्ट पास हुए, बाद में स्टेट ने अपने अपने स्टेट में, जितने भी स्टेट थे उन सब ने अपने अपने स्टेट के लिए अलग अलग SGST एक्ट बनाया। और सबसे पहले जीएसटी को एक्सेप्ट करने वाला स्टेट था तेलंगाना, राजस्थान सेकंड, फिर छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा, बिहार, इन सब ने फुर्ती दिखाई और अपने अपने स्टेट में SGST का एक्ट पास कर दिया।
और सारे स्टेट्स में जीएसटी पास हुआ 30 जून 2017 को, क्योंकि इसको इफेक्टिव करना था 1 जुलाई 2017 से, तो एक दिन पहले तक मतलब 30 जून 2017 तक पास हो गए SGST एक्ट। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का मसला अलग था। जम्मू एंड कश्मीर में हमेशा टेररिज्म बहुत ज़्यादा रहा है और दूसरी कंट्रीज के लोग भी वहाँ बहुत इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। जीएसटी को छोड़कर सारे स्टेट्स में जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया था 1 जुलाई 2017 को, बट जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्लीमेंट हो पाया 8 जुलाई 2017। और जम्मू एंड कश्मीर को बहुत ही मजबूरी में जीएसटी एक्सेप्ट करना पड़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक, हम कहें, इनडायरेक्टली चाल चली कि जम्मू एंड कश्मीर में भी हमको जीएसटी को इम्प्लीमेंट करवाना है। कारण, जब पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था, सर्विस टैक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट को मात मिली थी कि सर्विस टैक्स नहीं लगता था जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि सेंटर कोई भी कानून बनाते पहले, और अगर वो जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्लीमेंट करवाना होता था, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ था, वहां का अपना लॉ था, वहां का इवन अपना झंडा था। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में कोई कानून तभी पास हो पाता था जब वहां की स्टेट गवर्नमेंट भी उसको एक्सेप्ट करे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मजबूरी थी कि जम्मू एंड कश्मीर को भी जीएसटी, जम्मू एंड कश्मीर में भी हमको जीएसटी इंप्लीमेंट करवाना है, बट कैसे करवाए। इसीलिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट बनाया। उससे क्या बोला गया कि जिस स्टेट को जीएसटी इंप्लीमेंटेशन से नुकसान होगा, उस स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेशन देगी। अब जम्मू एंड कश्मीर को भी अगर कंपनसेशन चाहिए तो जीएसटी का कानून पास करना पड़ेगा कि नहीं? पास करना पड़ेगा। तो जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने मजबूरी में पास किया जीएसटी का कानून, और एक्सेप्ट करने में देर हुई। 8 जुलाई 2017 से जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ। तो एट प्रेजेंट हम देखें, जीएसटी पूरे इंडिया में लगता है। जीएसटी एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में लगता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जीएसटी ड्यूअल जीएसटी कहलाता है। उसका कारण समझते हैं। देखो, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट होता है सप्लाई। जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट होता है सप्लाई। सप्लाई अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हैं तो वो कहलाती है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट। और दूसरा नेचर इंट्रा स्टेट। इंट्रा का मतलब विदिन, विदिन स्टेट, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो सप्लाई दो टाइप की होती है, इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट्स, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर कौन से टैक्सेस लगेंगे? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। एसजीएसटी, ठीक है। जैसे 9% सीजीएसटी प्लस 9% एसजीएसटी। अगर टैक्स रेट 18% है तो आधा सीजीएसटी लगेगा, आधा एसजीएसटी लगेगा। लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो आईजीएसटी लगता है।
IGST का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड GST। ये कितना लगेगा? अगर टैक्स रेट 18% है तो 18%। तो इंटर स्टेट सप्लाई पर IGST लगता है और इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब विद इन स्टेट पर CGST और SGST लगते हैं। अब एक बात बताइए, क्या इंडिया में कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं वो स्टेट नहीं है? पर बताइए, कुछ यूनियन टेरिटरीज में स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल है, ठीक है, जैसे दिल्ली। तो हम समझते हैं लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। CGST लगाने के लिए एक ही कानून है, सिंगल लेजिस्लेशन है CGST लगाने के लिए। लेकिन अगर SGST लगाना है, जैसे राजस्थान में लगाना है, तो क्या राजस्थान गवर्नमेंट अपने लिए अलग से RGST एक्ट पास करेगी? महाराष्ट्र गवर्नमेंट अलग से MGST एक्ट पास करेगी? करेगी। रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट के लिए अलग अलग SGST का कानून पास करेगी। तो CGST एक्ट तो एक ही है, लेकिन SGST एक्ट जितने स्टेट्स हैं उतने SGST एक्ट है, ठीक है। तो स्टेट्स हैव देयर ओन GST लेजिस्लेशन फॉर लिविंग SGST, मतलब जितने स्टेट है उतने SGST के कानून बनेंगे। हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट के लिए अलग अलग SGST एक्ट पास करेगी। यूनियन टेरिटरीज इंडिया में टोटल हैं 8, लेकिन उसमें 2 टाइप की यूनियन टेरिटरीज को भी हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। तो ऐसी यूनियन टेरिटरीज जहां पर स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती, जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती हैं, ऐसी यूनियन टेरिटरीज, उसको हम कहते हैं विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। वहां पर स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती, वहां पर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। तो ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं जो विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये एक ही है। पहले ये अलग हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन अब ये एक ही यूनियन टेरिटरी है, ये एक ही है दोनों मिला के। पहले लद्दाख यूनियन टेरिटरी नहीं था, ठीक है। गवर्नमेंट ने लद्दाख को अलग किया जम्मू एंड कश्मीर से और इसको यूनियन टेरिटरी बनाया। कैसी यूनियन टेरिटरी? विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। और चंडीगढ़, ये 5 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। अब 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो वो यूनियन टेरिटरीज, बट वहां पर स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है, वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल है, तो उसको हम बोलते हैं डीम्ड स्टेट है। वो डीम्ड स्टेट। ऐसे कौन से डीम्ड स्टेट्स हैं इंडिया में? दिल्ली, पुडुचेरी, पहले पौंडीचेरी नाम होता था लेकिन अब पुडुचेरी नाम है, और जम्मू एंड कश्मीर। आपने बीच में सुना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया विथ स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये हुआ। और इधर लद्दाख को अलग कर दिया गया, और लद्दाख को कैसी यूनियन टेरिटरी बोला गया? विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। अब मुझे एक बात बताइए, ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल है, तो क्या वहां पर भी SGST एक्ट पास होगा? यस, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तो वहां पर SGST एक्ट पास होगा। तो जहां स्टेट
लेजिस्लेचर एप्लीकेबल है, वहां पर SGST एक्ट पास होगा। लेकिन क्या मैं फर्स्ट कॉलम को ऐसी यूनियन टेरिटरी बोल सकता हूं जो प्योर यूनियन टेरिटरी है? तो वहां पर SGST के बजाय UTGST एक्ट पास होगा। तो वहां पर पास हुआ UTGST एक्ट। इसका मतलब इंडिया में क्या मल्टीपल SGST लेजिस्लेशन है या मल्टीपल UTGST लेजिस्लेशंस हैं? यस। लेकिन अब इतने सारे स्टेट्स हैं, इतनी सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, सब ने अपने अपने स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने अपने अपने यूनियन टेरिटरी के लिए UTGST एक्ट पास किया। कॉमननेस होगी कि नहीं, या सब अलग अलग अपने लिए रूल्स रेगुलेशंस बना देंगे? कॉमननेस रखनी पड़ेगी। तो इनमें जो बेसिक फीचर्स थे, जैसे चार्जेबिलिटी, मतलब टैक्स कब लगाया जाएगा, डेफिनेशन ऑफ टैक्सेबल इवेंट, टैक्सेबल पर्सन कौन होगा, क्लासिफिकेशन कैसे होगा, गुड्स और सर्विस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यूएशन कैसे करेंगे, और लेवी और कलेक्शन का प्रोसीजर कैसे होगा, ये सारे मैटर्स यूनिफॉर्म रखे गए। हर स्टेट में बेसिक फीचर्स कॉमन रखे गए। ऐसा जरूरी भी था। दिस इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द इंसेंस ऑफ ड्यूअल जीएसटी। और ड्यूअल जीएसटी क्यों बोला जाता है? अभी मैंने एग्जांपल दिया कि सेंटर को भी पावर मिला, स्टेट को भी पावर मिला, तो ये ड्यूअल जीएसटी हो गया। दोनों गवर्नमेंट्स को टैक्स लगाने का पावर मिल गया। देखिए, पहले अगर गुड्स होता था, पहले गुड्स होता था और गुड्स की अगर इंटर स्टेट सप्लाई होती थी तो उस पर क्या लगता था? सेंट्रल सेल टैक्स। और गुड्स की अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होती थी, और पहले सप्लाई वर्ड भी यूज नहीं किया जाता था, अगर दूसरे स्टेट में गुड्स भेजा जाता था, सेल किया जाता था, तो उसको बोलते थे इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, ऐसे बोला जाता था। अब इसको तो अब सप्लाई बोलते हैं। इंट्रा स्टेट पर पहले क्या लगता था? वेट, अगर मामला गुड्स का होता था। और सर्विस का होता था तो चाहे इंटर हो चाहे इंट्रा हो, उस पर सर्विस टैक्स लगता था। सर्विस टैक्स सेंट्रल लॉ था, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता था। इसका मतलब पहले सर्विसेज पर टैक्स लगाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं था। सर्विसेज पर पहले टैक्स लगाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं था। लेकिन क्या जीएसटी आने से स्टेट को पावर मिल गया सर्विसेज पर टैक्स लगाने का? यस। तो ये साथ साथ चल रहे हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी, इसलिए इसको ड्यूअल जीएसटी बोला जाता है कि दोनों गवर्नमेंट्स को पावर मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। तो जो जीएसटी लगाया जाता है कॉन्करेंटली, साथ साथ सेंटर और स्टेट दोनों लगाते हैं, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। जीएसटी से पहले क्या होता था? सेंटर के पास पावर नहीं था इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स पर टैक्स लगाने का, क्योंकि उस पर पहले स्टेट गवर्नमेंट को वैट लगाने का पावर था। और स्टेट गवर्नमेंट के पास पहले सर्विसेज पर टैक्स लगाने का पावर नहीं था। अब स्टेट गवर्नमेंट को भी मिल गया पावर। राजस्थान अपने स्टेट के लिए RGST कानून पास करेगा, महाराष्ट्र अपने लिए MGST। जीएसटी की रेट्स, टैक्स रेट सेम रखी जाएंगी, आगे बताएंगे आपको। मैंने बोला कॉमननेस फॉलो की जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया? मॉडल जीएसटी बना के सबको दिया कि आपको इस फ्रेमवर्क में रहते हुए काम करना है। आपको बेसिक जो मॉडल जीएसटी का डिजाइन है, आपको उसमें छेड़खानी नहीं करनी है। उस दायरे में रहते हुए आप अपने अपने स्टेट के लिए
SGST कानून पास कर दो। बताइए, CGST का पैसा, ये टैक्स CGST चार्ज कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। चार्ज करने को हम बोलते लेवी। लेवी मतलब इम्पोजिशन। कौन इम्पोज करेगा? CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट। और कलेक्शन मतलब उसका पैसा भी किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। SGST लेवी कौन करेगा और कलेक्शन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट्स। अच्छा, ऐसी यूनियन टेरिटरीज भी SGST कलेक्ट करेंगी जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल है, वो भी क्या कलेक्ट करेंगे? लेवी और कलेक्ट क्या करेंगी? SGST। और UTGST कौन लेवी और कलेक्शन करेगा? ऐसी यूनियन टेरिटरीज जो विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर है। तो ये CGST, SGST, UTGST किस पर लगेगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। गुड्स हो चाहे सर्विस हो। बताइए, अगर गुड्स एग्जाम्प्ट है, सर्विस एग्जाम्प्ट है, तो GST एप्लीकेबल होगा क्या? तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कुछ गुड्स और सर्विसेज को एग्जाम्प्ट कर सकती है। तो लगेगा किस पर? अगर वो गुड्स और सर्विस टैक्सेबल है तो। और इंटर स्टेट सप्लाई, चाहे टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विस की हो, उस पर क्या लगेगा? IGST। इंटर स्टेट पर IGST लगेगा। अब IGST इंपोज तो किसने किया? लगाया किसने? सेंटर ने। लेकिन क्या इसका पैसा किसके पास जाएगा? क्या सेंटर और स्टेट आपस में बांटेंगे? बताइए, IGST का पैसा क्या सेंटर और स्टेट को आपस में बांटना पड़ेगा? देखिए, CGST का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, SGST का पैसा रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट रखेगी। तो सवाल पैदा होता है, IGST का पैसा, रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू कौन सी गवर्नमेंट अपने पास रखेगी? तो दे रखा है इट इज लेविड बाय सेंटर। लेवी तो सेंटर ने किया है, लेकिन पैसा बांटा जाएगा सेंटर और स्टेट में। IGST का कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में बांटेंगे। देखो, इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कराऊंगा कल, उसमें मैं आपको बताऊंगा। मेरे को एक बात बताओ, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, मतलब वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत कम है। लेकिन क्या कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग, यस, तो हमने बात की जम्मू एंड कश्मीर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम हुआ है, मतलब वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कम है, बट पर्सन वहाँ पे भी रहते हैं तो गुड्स और सर्विस कंज्यूम तो करते होंगे। और हम पढ़ चुके हैं GST कंजम्पशन टैक्स है। GST, यस, तो जम्मू एंड कश्मीर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम हुआ, और लेकिन वहाँ पर कंजम्पशन, गुड्स और सर्विस का कंजम्पशन कर रहे हैं पर्सन। और हम पढ़ चुके हैं जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है उस पर टैक्स का बर्डन पड़ता है। तो बताइए, मान लेते हैं हम गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है। अब मैन्युफैक्चरिंग स्टेट का कहना है हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, टैक्स का पैसा हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन इधर जिस स्टेट में कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है वो स्टेट आर्ग्यूमेंट कर सकता है हमारे स्टेट में कंजम्पशन ज़्यादा है तो टैक्स का पैसा हमें मिलना चाहिए। तो जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है उसको टैक्स का पैसा मिले, या जो कंज्यूमिंग स्टेट है उसको टैक्स का पैसा मिले। तो इनका कहना है जो कंज्यूमिंग स्टेट है उसको टैक्स का पैसा जाना चाहिए। तो जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है उसका कहना है हम झक मार रहे हैं क्या? ठीक है, तो इसके लिए कल मैं आपको एक एग्जाम्पल कराऊंगा कि
दोनों गवर्नमेंट आपस में टैक्स का कलेक्शन आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगी? टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो दोनों गवर्नमेंट्स आपस में टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे करेंगी, इसको हम डिटेल में एक एग्जांपल से समझेंगे। बताइए, एक्ट पास होने के बाद फिर रूल्स बनते हैं क्या? रूल्स क्यों बनते हैं? एक्ट को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए। तो जब सीजीएसटी एक्ट बना तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सीजीएसटी रूल्स भी बने होंगे। तो एक्ट और रूल्स सीजीएसटी के किसने बनाए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। यूटीजीएसटी एक्ट बना तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यूटीजीएसटी रूल्स भी बने होंगे। कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसने बनाए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। आईजीएसटी एक्ट बना तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आईजीएसटी रूल्स भी बने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए। जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट एक्ट पास हुआ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स भी बने, किसने बनाए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और रिस्पेक्टिव स्टेट्स में एसजीएसटी एक्ट पास हुआ तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स भी बने, किसने बनाए होंगे? रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स ने, ठीक है। और उन यूनियन टेरिटरीज ने भी बनाए होंगे जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर क्या क्या, कौन कौन सा कानून लगता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात चल रही है, गुड्स। कस्टम एक्ट लगता है, मतलब कस्टम ड्यूटी लगती है, और आईजीएसटी भी लगता है। गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी लगती है और आईजीएसटी भी लगता है। लेकिन सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर आईजीएसटी ही लगता है। कस्टम ड्यूटी सिर्फ गुड्स पर है, सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर नहीं। और इंटर स्टेट सप्लाई हो, चाहे गुड्स की चाहे सर्विस की, आईजीएसटी एक्ट लगेगा। और इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गुड्स की चाहे सर्विस की, सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट लगेगा। या यूटीजीएसटी भी लगेगा। एसजीएसटी एक्ट ना लगे तो यूटीजीएसटी एक्ट लगेगा। अब कुछ बेसिक बातें समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल कराया, उसमें टैक्स क्या वैल्यू एडिशन पर लगा, तो जीएसटी को वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। ये वैल्यू एडिशन पर लगता है। स्टेज कुछ भी हो, स्टेज मैंने कहा था जीएसटी मल्टी स्टेज टैक्सेशन सिस्टम फॉलो करता है। तो मैन्युफैक्चरर अपने वैल्यू एडिशन पर टैक्स देगा, सेल होगा, कंजम्पशन होगा, हर स्टेज पर टैक्स लगेगा। और क्या कंटिन्यूस चेन रहेगी टैक्स क्रेडिट की? हमने एग्जाम्पल किया था। तो क्या जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रही थी सबको मिल रही थी? ये एग्जाम्पल किया हमने। इनपुट टैक्स क्रेडिट इस एग्जाम्पल में किस किस को मिल रही थी? मैन्युफैक्चरर को। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको कितनी मिली? 0। होलसेलर को इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी मिली? 18। और रिटेलर को 27। हर किसी ने अपना अपना डिफरेंशियल टैक्स ही पे किया और इनवर्ट सप्लाई पर लगे हुए इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिल गई। ये चेन कंटिन्यूस चल रही है क्या? कंटिन्यूस चल रही है। तो इसीलिए यहां पर वर्ड यूज हो रहा है कि कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। लेकिन बर्डन तो अल्टीमेट कंज्यूमर पर पड़ा। एग्जाम्पल में हमने देखा पूरे टैक्स का बर्डन किस पर पड़ा? अल्टीमेट कंज्यूमर पर। कितना पड़ा था? 32.40। लेकिन क्या टैक्स के ऊपर टैक्स लगा था क्या? तो नो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। कास्केडिंग मतलब टैक्स ऑन टैक्स। तो कास्केडिंग नहीं होती है जीएसटी में, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। जीएसटी को मल्टी स्टेज टैक्स कहा जाता है, जो गुड्स और सर्विस की सप्लाई पर लगता है, विच अलाउस ए कंटिन्यूस कंप्लीट और सीमलेस मतलब बगैर रोक टोक के आपको क्रेडिट मिल जाएगी। आप अपनी आउटपुट सप्लाई पर टैक्स लगाएं, वो है आउटपुट टैक्स।
आपकी इनवर्ट सप्लाई पे जो टैक्स लग के आया वो है आपका इनपुट टैक्स। आपको अपने आउटपुट टैक्स के पेमेंट में आपके इनपुट टैक्स की क्रेडिट को यूटिलाइज करने दिया जाएगा। तो ये चेन शुरू से चलेगी, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, लेकिन सर्विस के केस में सर्विस प्रोवाइडर से आगे जितनी भी स्टेजेस होंगी, हर स्टेज पर क्रेडिट मिलेगी लास्ट स्टेज तक, और बर्डन अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर पर शिफ्ट हो जाएगा विदाउट एनी कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग नहीं होगी। अब समझते हैं जीएसटी में किस पे लगता है? गुड्स और सर्विस पर। गुड्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं HSN कोड से, और सर्विस को आइडेंटिफाई करते हैं सर्विसेज अकाउंटिंग कोड से, SAC से। तो जीएसटी में गुड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है HSN कोड से। हर गुड्स का HSN कोड होता है। HSN क्या? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। किसने डेवलप किया? वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन WCO ने ये बनाया सिस्टम। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड गुड्स को आइडेंटिफाई एक यूनिक कोड से किया जाएगा, उसे कहा जाता है HSN कोड। और WCO ने जो फॉर्मूला बताया उसमें उन्होंने 6 डिजिट का कोड बताया था। इंडिया ने उसको और डेवलप किया और 8 डिजिट का HSN कोड डेवलप किया। उसमें क्या होता है, शुरू के 6 डिजिट तो कॉमन ही रहते हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड सेम है, आगे के 2 डिजिट इंडिया ने और डेवलप कर दिए। तो गुड्स को HSN कोड से आइडेंटिफाई किया जाता है, सर्विसेज को सर्विसेज अकाउंटिंग कोड से आइडेंटिफाई किया जाता है। बट हाँ, इंडिया में गुड्स के HSN कोड 8 हैं, लेकिन सर्विसेज को आइडेंटिफाई हम करते हैं सर्विस अकाउंटिंग कोड से, वो 6 ही हैं। 6 डिजिट तक का होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। अब बात करते हैं जीएसटी में कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है और कुछ लोगों के लिए वॉलेंट्री है। बताइए, वॉलेंट्री बेसिस पर कौन रजिस्ट्रेशन कराएगा? गवर्नमेंट जब तक बोलेगी नहीं कि कंपलसरी है, तो काफ़ी लोगों की क्या सोच होगी, फिर क्यों कराएं, हमारे लिए तो वॉलेंट्री है, हम कराएं नहीं कराएं, तो हम नहीं कराते। हम इस पचड़े में क्यों फंसे? अगर कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का भी राइट नहीं मिलेगा। अब अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाते कुछ लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, बट कुछ लोगों के लिए तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। किन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है? मेरे को एक बात बताइए, इनकम टैक्स में मान लीजिए मुझे राजस्थान में भी इनकम है, मध्य प्रदेश में भी इनकम है, मेरी फैक्ट्री राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तो मेरे को पैन नंबर कितने लेने पड़ेंगे? ऑल ओवर इंडिया एक ही पैन नंबर लेना पड़ेगा ना। लेकिन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है। जैसे राजस्थान में मेरी 3 ब्रांचेस हैं, तो इन तीनों का एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। मध्य प्रदेश में 2 ब्रांचेस है, उनका एक, फिर महाराष्ट्र में एक ही ब्रांच है तो उसका रजिस्ट्रेशन एक लेना पड़ेगा। तो जीएसटी में बोलते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है। यहां पर गुड्स के लिए अलग लिमिट रखी गई है, सर्विसेज के लिए लिमिट अलग रखी गई है। क्या मान लो किसी का बहुत लो लेवल का बिजनेस है, तो क्या उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा? नहीं। गुड्स का सप्लायर है, उसके लिए लिमिट क्या रहेगी? उसके लिए हम देखेंगे उसका एग्रीगेट टर्नओवर। अब एग्रीगेट टर्नओवर कौन सा वाला देखेंगे? उस रिस्पेक्टिव स्टेट का ही देखेंगे या पूरे ऑल ओवर इंडिया वाला देखेंगे? रिस्पेक्टिव स्टेट का नहीं देखेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर हम
ऑल इंडिया बेसिस वाला देखेंगे। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होगा तो स्टेट वाइज, लेकिन वो चेक करने के लिए जब हम एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट देखेंगे वो तो ऑल इंडिया बेसिस वाली देखेंगे। अगर वो एक्सीड करती है पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट को ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, तो मेरे कहने का मतलब अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक लिमिट को एक्सीड करता है, लिमिट से ज़्यादा है टर्नओवर, इस लिमिट से ज़्यादा, तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे राजस्थान में अगर किसी गुड्स के सप्लायर का टर्नओवर 40 लाख के ऊपर है ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 40 लाख से ऊपर है टर्नओवर, गुड्स का सप्लायर है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और सर्विसेज के लिए लिमिट 20 लाख है, 20 लाख से ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन करवाना है। लेकिन कुछ स्टेट्स के लिए लिमिट अलग है, तो समझते हैं हम। कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर 10 लाख की लिमिट है, फिर चाहे वो गुड्स के लिए चाहे सर्विस के लिए। वैसे इन जनरल सेंस हम क्या बोलते हैं, गुड्स के लिए 40 लाख की लिमिट है और सर्विसेज के लिए 20 लाख। इन जनरल हम बोल तो देते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स के लिए लिमिट अलग है। गुड्स और सर्विस दोनों के लिए कॉमन लिमिट 10 लाख की। कौन से स्टेट्स के लिए? नागालैंड, मणिपुरी, त्रिपुरा, मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन स्टेट्स के लिए चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस के सप्लायर हैं आप, 10 लाख की टर्नओवर लिमिट अप्लीकेबल होगी। अगर इस लिमिट से ज़्यादा आपका टर्नओवर है तो आपके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। फिर कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए, चाहे वो गुड्स के सप्लायर हैं चाहे सर्विस के हैं, 20 लाख की लिमिट हो जाएगी। वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं? सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी। और इनके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं, सर्विसेज के लिए लिमिट अलग हो जाएगी 20 लाख और गुड्स के लिए 40 लाख। अब कोई बोले 40 लाख की लिमिट तब होती है जब वो एक्सक्लूसिवली गुड्स का सप्लायर है, लेकिन अगर वो साथ साथ सर्विसेज की भी सप्लाई करता है तो फिर लिमिट 20 लाख ही रहेगी। 40 लाख की लिमिट तभी अप्लीकेबल होती है जब वो एक्सक्लूसिवली गुड्स का सप्लायर है। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए राजस्थान में कोई सप्लायर है, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का सप्लायर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की उसकी शॉप है। उसके लिए टर्नओवर लिमिट क्या होगी? 40 लाख। लेकिन अगर वो बोले मेरे पास ऐसे कस्टमर भी आते हैं कि इलेक्ट्रिक गुड्स में अगर कुछ खराबी आ जाती है तो वो चाहते हैं कि मैं रिपेयरिंग सर्विस भी दूं, तो उसने एक वर्कशॉप भी बनाया है रिपेयरिंग सर्विस के लिए। अब उसके लिए टर्नओवर लिमिट क्या हो जाएगी? 20 लाख। तो 40 लाख की लिमिट तभी अप्लीकेबल है जब वो एक्सक्लूसिवली गुड्स का सप्लायर है। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमको ये याद नहीं रहेगा कि कौन सा स्टेट आपने कौन से कॉलम में डाला। याद कैसे रहेगा बताओ? याद कर सकते हो? आपको कोई पूछे कि मेघालय में क्या लिमिट है रजिस्ट्रेशन की, याद हो पाएगा? बताओ, याद कर पाओगे कौन सी कॉलम में क्या है, लिमिट कौन सी रहेगी? दिमाग लगाना पड़ेगा। एक ट्रिक बता दूं, फर्स्ट कॉलम में जो स्टेट्स हैं नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, फर्जी तरीका है बहुत, पर बता देता हूं शायद उससे याद रह जाए आपको। फर्स्ट कॉलम के नीचे लिख दें आप हिंदी में, नागमणि तेरा पूरा मजा। नागमणि तेरा पूरा मजा, नागमणि तेरा पूरा मजा। ठीक है, फर्जी तरीके हैं बट
याद तो करना ही पड़ेगा ना। नाग मनी, ये नाग मनी तेरा पूरा मजा, मजा, ठीक है। अब सेकंड कॉलम को याद कैसे करें? सेकंड कॉलम वाले स्टेट्स याद करते हैं। सिक्किम एस, उत्तराखंड यू, मेघालय एम, अरुणाचल प्रदेश ए, सुमा, सुमा, ठीक है। और तेलंगाना टी, पुडुचेरी पी। तो सुमा, सुमा तो टैक्सेबल पर्सन हो गई, सुमा तो टैक्सेबल पर्सन हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम नागमणि तेरा पूरा मजा, और सेकंड कॉलम सुमा तो टैक्सेबल पर्सन हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम के लिए लिमिट क्या? 10 लाख, सेकंड कॉलम 20 लाख, थर्ड कॉलम सर्विसेज के लिए 20 लाख, एक्सक्लूसिवली गुड्स का सप्लायर है तो 40 लाख, ठीक है। हाँ जी, इंस्टॉल, हाँ, इनका कहना है कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, वो इंस्टॉलेशन सर्विस दे रहा है, तो वो गुड्स का सप्लायर है प्लस सर्विसेज की भी सप्लाई कर रहा है। हाँ, इंस्टॉलेशन करना सर्विस है, तो वो सर्विस का सप्लायर हुआ, 20 लाख की लिमिट हो जाएगी। मैंने ये बोला अगर वो एक्सक्लूसिवली गुड्स का सप्लायर है, सर्विस नहीं देता है, तो 40 लाख की लिमिट है। राजस्थान के लिए यूं याद रख के चलिए, राजस्थान के लिए अगर राजस्थान में कोई सप्लाई दे रहा है, अगर वो एक्सक्लूसिवली गुड्स का सप्लायर है तो 40 लाख, गुड्स सर्विस दोनों है तो 20 लाख की लिमिट है। जीएसटी में दो टाइप की स्कीम्स चलती हैं, रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम। देखिए, छोटे व्यापारी जो होते हैं वो बोलते हैं हम जीएसटी के पचड़े में नहीं फंसना चाहते। क्यों नहीं फंसना चाहते? उसका लॉजिक बताऊं। काफी लोग जीएसटी के झमेले में नहीं फंसना चाहते, उसका कारण है हर महीने की 10 तारीख तक आपने जो भी आउटवर्ड सप्लाई की है उसकी डिटेल फर्निश करने के लिए आपको GSTR-1 फाइल करना पड़ता है। उसमें आपको सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी पड़ती है और अपने आउटपुट टैक्स की डिटेल देनी पड़ती है। तो अभी जैसे सितंबर हो गया, तो अभी 10 सितंबर तक अगस्त महीने में जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई हुई, मतलब सेल हुई, उसका आउटपुट टैक्स जो भी बनता है उसकी डिटेल फर्निश करने के लिए GSTR-1 अभी 10 सितंबर तक फाइल होगा। फिर 20 तारीख तक GSTR-3 भी फाइल होगा। मतलब एक महीने के कितने रिटर्न हो गए? 2। 10 तारीख तक GSTR-1, 20 तारीख तक GSTR-3B। तो साल के 12 महीने, एक महीने के 2 रिटर्न, तो साल के कितने रिटर्न हो गए? 24। फिर उसके बाद एक एनुअल रिटर्न और फाइल होगा, तो टोटल हो गए 25। एनुअल रिटर्न GSTR-9, फिर उसके साथ एक सपोर्टिंग रिकंसिलेशन स्टेटमेंट और लगता है GSTR-9C। तो प्रैक्टिकली मैं बोलूं कि 25 रिटर्न हो जाते हैं साल के। तो काफी लोग इन पचड़े में नहीं फंसना चाहते। मेजर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो जीएसटी के लफड़े में नहीं फंसना चाहते, तो उन स्मॉल बिजनेसेस के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। बट कंपोजिशन स्कीम में क्या होगा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट आपको टैक्स रेट कंसेशनल पे करनी होगी अपनी ओन पॉकेट से।
आप आउटपुट टैक्स कस्टमर से चार्ज नहीं कर पाओगे और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब बिल इशू करते वक्त कस्टमर को अलग से आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करना है और परचेस पर जो इनपुट टैक्स लग के आया है उसकी भी क्रेडिट नहीं मिलेगी। मतलब आपको इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स, आप कहते हो ना दिक्कत होती है, तो ये भी याद मत रखो ना, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स आपकी तो जो भी आउटपुट सप्लाई है उस पर आप एक फिक्स परसेंटेज से टैक्स पे कर दो, अपनी ऑन पॉकेट से पे कर दो अगर आपको झमेले से बचना है। तो स्मॉल बिजनेसेस के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की कंपोजिशन स्कीम। हम पढ़ेंगे रेगुलर स्कीम। रेगुलर स्कीम के लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 और कंपोजिशन स्कीम के लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 10। रेगुलर स्कीम वही है, मैंने बोला मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा जीएसटी लगा के, ठीक है, फिर इनपुट टैक्स, वो होलसेलर आउटपुट टैक्स चार्ज कर रहा है और इनपुट टैक्स की क्रेडिट ले रहा है, वो सब क्या कहलाता है? रेगुलर स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में आपको इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स का ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो कंपोजिशन स्कीम स्मॉल बिजनेसेस को रिलीफ प्रोवाइड करने के पर्पस से बनाई गई है, लेकिन अगर स्मॉल बिजनेस है बट अगर वो दूसरे स्टेट में सप्लाई करता है, मतलब अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई करता है, स्मॉल बिजनेस है बट दूसरे स्टेट में सप्लाई करता है, इंटर स्टेट सप्लाई करता है, तो वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता। कंपोजिशन स्कीम के लिए अधिकतर ये कहा जाता है कि ये उन बिजनेसमैन के लिए हैं जो अपने ही कुएं के मेंढक हैं, अपने ही कुएं में बैठकर टर 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 करते रहें, अपने ही स्टेट में सेल करें, दूसरे स्टेट में सेल करना चाहते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर वो कंपोजिशन स्कीम का एडवांटेज नहीं ले सकते। फिर हमने बात की कुछ गुड्स और सर्विसेज पर गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे रखा है। वो कमोडिटीज अधिकतर कैसे, जैसे आटा, कुछ दालें वगैरह, जो इंसेंशियल कमोडिटीज है, गवर्नमेंट ने उन गुड्स को एग्जम्पशन दे रखा है। कुछ सर्विसेज भी इंसेंशियल नेचर की हैं, जैसे हॉस्पिटल, ठीक है, तो वो इंसेंशियल सर्विस है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो इंसेंशियल नेचर के गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी से एग्जम्पशन दे रखा है। जीएसटी सिर्फ टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विस पर ही लगेगा। अब शुरू में मैंने जो एग्जाम्पल दिया था उसको थोड़ा सा एक्सपांड करते। जैसे यहां पर मैंने टैक्स जो चार्ज किया वो नहीं बताया कि कौन सा लगाया। जैसे इस मैन्युफैक्चरर ने ये जो टैक्स लगाया है, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा दूसरे स्टेट में, इंटर स्टेट सप्लाई की, तो ये क्या होगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी, ठीक है। अब होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, 27 रुपए टैक्स लगाया। मान लो होलसेलर ने रिटेलर को सेम स्टेट में बेचा, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगे होंगे। अभी मैंने बोला इस 27 रुपए के पेमेंट में ये क्रेडिट 18 रुपए की यूज कर सकते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आपका आउटपुट टैक्स, यहाँ क्या है, सीजीएसटी एसजीएसटी, आउटपुट टैक्स, लेकिन आपके पास इनपुट टैक्स किसकी पड़ी है क्रेडिट? आईजीएसटी की, तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के पेमेंट में आईजीएसटी की क्रेडिट यूज कर सकते हो या नहीं? तो इसके लिए हम एक इशू डिस्कस करते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट कॉलम बनाता हूं इनपुट टैक्स, फर्स्ट कॉलम इनपुट टैक्स, सेकंड कॉलम आउटपुट टैक्स। आपके पास
IGST की क्रेडिट पड़ी है, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं आई। आपका आउटपुट टैक्स भी आई बन रहा है। मतलब क्या? आपकी इनवर्ट सप्लाई पे टैक्स जो लग के आया, आपने दूसरे स्टेट से सप्लाई ली है, IGST लग के आया। और आपकी आउटवर्ड सप्लाई भी इंटर स्टेट सप्लाई है, मतलब आपका आउटपुट टैक्स भी क्या लगेगा? IGST। तो इस आउटपुट टैक्स IGST के पेमेंट में इस इनपुट टैक्स IGST की क्रेडिट मिल जाएगी क्या? मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट IGST की पड़ी है, बट आपको इससे पे करना है CGST और SGST, तो यूज कर सकते हो क्या? IGST की क्रेडिट आप CGST और SGST आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूटिलाइज कर सकते हो क्या? कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रायोरिटी कैसे? मैं पहले मेरे को दोनों पे करना है। फॉर एग्जाम्पल ये भी पे करना है और ये भी पे करना है। प्रायोरिटी किसकी रहेगी? फर्स्ट IGST के पेमेंट में, सेकंड इन दोनों के पेमेंट में। अब मेरी मर्जी है, मैं सारा का सारा CGST के पेमेंट में यूज कर लूं या सारा का सारा SGST के पेमेंट में यूज कर लूं या 50-50 यूज करूं, मेरी मर्जी। इन एनी प्रोपोर्शन यूज कर सकते हैं IGST की क्रेडिट CGST और SGST के पेमेंट में, ठीक है। फिर अगर आपके पास CGST की क्रेडिट पड़ी है और आपका आउटपुट टैक्स CGST है, CGST की क्रेडिट आउटपुट टैक्स CGST के पेमेंट में यूटिलाइज हो सकती है। यस, फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी। लेकिन क्या SGST के पेमेंट में यूज हो सकती है? बताइए, CGST की क्रेडिट SGST के पेमेंट में यूटिलाइज हो सकती है? नहीं। लेकिन क्या IGST के पेमेंट में यूज हो सकती है? यस। लेकिन पहले किसके पेमेंट में यूटिलाइज करेंगे? CGST की क्रेडिट CGST आउटपुट टैक्स के पेमेंट में फर्स्ट यूटिलाइज होगी, देन IGST आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूटिलाइज होगी। बात समझ आ रही है या ऊपर से जा रही है? फिर अगर SGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी है, किसके पेमेंट में यूटिलाइज होगी? फर्स्ट आउटपुट टैक्स SGST के पेमेंट में फर्स्ट यूटिलाइज होगी, देन IGST के पेमेंट में। इसका मतलब ये हुआ CGST की क्रेडिट SGST के पेमेंट में यूज नहीं होगी, या SGST की क्रेडिट CGST के पेमेंट में यूज नहीं होगी। या और शॉर्ट में बोल दूं, C और S आपस में एडजस्टेबल नहीं है। C और S आपस में एडजस्टेबल नहीं है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? IGST की क्रेडिट पहले IGST के पेमेंट में यूज होगी फर्स्ट, फिर किसके पेमेंट में यूज होगी? CS के पेमेंट में। कैसे? इन एनी प्रोपोर्शन। फिर जब तक आपकी IGST की क्रेडिट पड़ी है, ये क्रेडिट पड़ी है, तब तक आपको CGST की क्रेडिट यूज नहीं करनी है। और जब तक CGST की क्रेडिट पड़ी है, तब तक आपको SGST की क्रेडिट यूज नहीं करनी है। ये लाइन से यूज करनी है। बात समझे? देखिए, आपको इनपुट टैक्स अलग लिखना है, उसकी आपको क्रेडिट मिलेगी और वो क्रेडिट आप यूज कर सकते हो आउटपुट टैक्स के पेमेंट में। और टैक्सेस 3 टाइप के हुए, IGST, CGST, SGST। तो वो इनपुट टैक्स की में भी आएंगे कि CGST, IGST, SGST।
और आउटपुट टैक्स में भी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। कौन सी क्रेडिट कौन से आउटपुट टैक्स में यूज होगी, ये डिसाइड करना है। तो पहले आप परचेस करते हो तो बाद में सेल करते हो ना। पहले आप परचेस करते हो तो आपके इनपुट टैक्स लग के आता है, फिर आप सेल करते हो तो आउटपुट टैक्स भरना पड़ता है। तो पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाती है आपको, वो आप आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज करते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है आपको प्रायोरिटी ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी क्रेडिट कौन से आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज करोगे। आईजीएसटी की क्रेडिट पहले आप आईजीएसटी आउटपुट टैक्स में यूज करोगे, फिर भी बची हुई है इनपुट टैक्स क्रेडिट तो आप आउटपुट टैक्स, सीजीएसटी और एसजीएसटी के पेमेंट में यूटिलाइज कर सकते हो। पहले आपको आईजीएसटी की क्रेडिट खत्म करनी पड़ेगी। अगर आपके पास अभी भी पड़ी है आईजीएसटी की क्रेडिट, अभी भी पड़ी है, आप सब पे कर चुके, इससे आउटपुट टैक्स पूरा पे कर चुके, उसके बाद भी आईजीएसटी की क्रेडिट पड़ी है, पड़ी रहने दो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ये आईजीएसटी की क्रेडिट खत्म हो जाए, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ेगी, आप सीजीएसटी की क्रेडिट यूज कर सकते हो। अब सीजीएसटी की क्रेडिट कौन से आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूटिलाइज होगी, पहले सीजीएसटी में, देन आईजीएसटी में। एसजीएसटी के पेमेंट में सीजीएसटी की क्रेडिट यूटिलाइज नहीं होगी। अगर इसकी क्रेडिट बच जाए तो, और ये पे हो चुके हैं, ये पे हो चुके हैं, एस अब आपको एसजीएसटी पे करवाना है, पड़ी रहेगी क्रेडिट। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट बची हुई पड़ी है, पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाई है, तो वो नेक्स्ट टैक्स पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और नेक्स्ट टैक्स पीरियड का जो भी आउटपुट टैक्स बनेगा उसके पेमेंट में यूटिलाइज हो पाएगी। हाँ, पहले आपको आईजीएसटी की क्रेडिट खत्म करनी है, देन सीजीएसटी की, देन एसजीएसटी की, ठीक है। बस याद ये रखना था, सी और एस आपस में एडजस्टेबल नहीं है। फिर अब एक छोटी सी बात समझते हैं, और जीएसटी आने से कौन से दूसरे टैक्सेस का खात्मा हो गया। जीएसटी आने से पहले इंडिया में और भी टैक्सेस लगते थे, कौन से टैक्सेस का खात्मा हो गया जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन से। तो कुछ सेंट्रल लेवल के टैक्सेस थे, कुछ स्टेट लेवल के टैक्सेस थे। सेंट्रल लेवल के कौन से टैक्सेस खत्म हो गए, सबस्यूम्ड हो गए। सबस्यूम्ड हो गए मतलब जीएसटी के अंदर समा गए, उनका एक तरीके से हम कहें मर्जर हो गया, वो खत्म हो गए और जीएसटी एग्जिस्टेंस में आ गया। तो पहले लगती थी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, लेकिन आगे चलकर हम पढ़ेंगे एक बात और, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। वैट भी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, अभी भी उन पे जीएसटी नहीं आया है, उन पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी और वैट वगैरह लग रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये पावर गवर्नमेंट ने अपने पास रिजर्व रखा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लगा सकते हैं, और वो लगने के बाद से एक्साइज ड्यूटी और वैट हट जाएगा उन पर से। ऐसा कब करेंगे? मुझे लगता है 2024 के जो इलेक्शन होंगे उससे पहले। इलेक्शन जीतने ना,
तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी खत्म हुई, एक एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगती थी वो खत्म हुई, और मेडिसिन्स पर एक अलग से कानून था, एक्साइज ड्यूटी एक अलग से लगती थी, उसके लिए अलग से कानून था, मेडिक्लिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन एक्ट, उस पर एक्साइज ड्यूटी के लिए कानून अलग था, वो एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई। सर्विस टैक्स भी खत्म हो गया जीएसटी आने के बाद से। सीवीडी, ये ड्यूटी एक और लगती थी, सीवीडी का फुल फॉर्म काउंटर वेलिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, और स्पेशल सीवीडी लगती थी, वो भी हट गई। और मैंने एक बताया था सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स, किस पे लगता था पहले? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते थे, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई पर गुड्स की, उस पे लगता था सीएसटी। और कुछ सेंट्रल लेवल के सरचार्ज और सेस थे, वो भी हट गए जीएसटी आने के बाद से। और कुछ स्टेट लेवल के टैक्सेस, कौन से? वैट, सेल टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ये भी खत्म हो गया। सिनेमा हॉल्स पे लगता था, खत्म हो गया। लग्जरी टैक्स होटल इंडस्ट्री पे लगता था, खत्म हो गया। लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग पे लगता था टैक्स, वो भी खत्म हो गया। एंट्री टैक्स लगता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल आता था, उस पर एंट्री टैक्स लगता था, वो भी खत्म हो गया। एडवर्टाइजमेंट पर भी टैक्स लगता था पहले, वो भी खत्म हो गया। और कुछ स्टेट लेवल के सेस और सरचार्ज अलग से लगते थे, वो भी खत्म हो गए। तो जीएसटी आने से कुछ टैक्सेस का खात्मा हो गया। और गवर्नमेंट का कहना था इतने सारे हमने टैक्सेस लगाए तो उनका कोई लॉजिक नहीं है, एक ही टैक्स लगाएं। और गवर्नमेंट ने नारा दिया, वन नेशन वन टैक्स। और जीएसटी को एक और नाम दिया गया, गुड एंड सिंपल टैक्स, गुड एंड सिंपल टैक्स। तो जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ इंडिया में 1 जुलाई 2017। और 1 जुलाई को और क्या आता है? सीए डे। उस दिन डॉक्टर्स डे भी होता है, सीए डे भी होता है, और वो जीएसटी डे भी होता है। चलिए, आज की क्लास में इतना ही।